एवरीवन, मैं डॉक्टर बबली आप सभी का इंडियन एग्रीकोर्स चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं जनरल एग्रीकल्चर के मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन फॉर एसडीओ एंड एडीओ के लिए, जो कि पार्ट नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज। द राइट आंसर इज ईयर। जो व्हीट की इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम ईयर बोलते हैं, लेकिन जो मस्टर्ड की इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम रेसिम बोलते हैं। राइस की इन्फ्लोरेसेंस को हम पेनिकल बोलते हैं, और जो कोरिएंडर है उसकी इन्फ्लोरेसेंस को हम अम्बेल बोलते हैं। Next question is, Akoysi disease in rice is due to the toxicity caused by. The right answer is hydrogen sulfide. जो जिंक की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी के से क्या होता है, जो सूट है उनमें स्टंटिंग आ जाती है, जो लीफ है, यंग लीव्स हैं, उनकी कर्लिंग हो जाती है, और जो लीफ की टिप होती है उसमें क्लोरोसिस होने के बाद फिर उस टिप की डेथ भी हो जाती है। ये जो सिम्टम्स हैं ये किसकी वजह से होते हैं? जिंक की टॉक्सिसिटी की वजह से। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं आयरन की टॉक्सिसिटी, आयरन की टॉक्सिसिटी से क्या होगा, जो रूट का ऑक्सीडेशन पावर है वो भी कम हो जाएगा, और लीफ के अंदर ब्रोंजिंग जो टाइप सिम्टम्स हैं वो दिखाई देंगे। फोस्फोरस की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके अंदर जो नेक्रोटिक स्पॉट्स हैं लीफ के अंदर, या जो भी प्लांट का पार्ट है उसके अंदर अगर आपको नेक्रोटिक स्पॉट्स दिखाई देंगे तो वो ड्यू टू दी टॉक्सिसिटी ऑफ दी फोस्फोरस। Humic acid is a fraction of humus, which is. The right answer is soluble in alkali and insoluble in acid type soil. लेकिन जो फेल्विक एसिड होता है वो सोल्यूबल होता है बोथ इन अल्कली एंड एसिड टाइप की सॉइल के अंदर, लेकिन एक इनमें से होता है ह्यूमिन एसिड। ये तीन ही टाइप के होते हैं, एक ह्यूमिक एसिड, एक ह्यूमिन एसिड, तीसरा जो है वो है फेल्विक एसिड। जो ह्यूमिन एसिड है वो एल्कली और एसिड सॉइल के अंदर इनसोल्यूबल होता है, लेकिन जो फेल्विक एसिड है ये दोनों के अंदर, जो एल्कली और एसिड सॉइल है इन दोनों के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। अट्राजीन, अट्राजीन एक ऐसा हर्बिसाइड है जो मेज की जो क्रॉप है उसमें वीड कंट्रोल के लिए एज ए प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड अप्लाई किया जाता है। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो अट्राजीन अप्लाई किया जाता है तो मेज की क्रॉप को हार्म क्यों नहीं करता उसके अंदर, क्योंकि मेज की क्रॉप के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इस अट्राजीन हर्बिसाइड को क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है, खत्म कर देता है, जिसकी वजह से मेज का जो प्लांट है उसकी डेथ नहीं हो पाती। तो वो जो एंजाइम है वो एंजाइम का नाम है GSH, जिसको हम बोलते हैं ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड। इसका राइट आंसर है कोहेसन। कोहेसन क्या है कि जो सेम काइंड के अगर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कोहेशन। लेकिन अगर डिफरेंट काइंड के जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडेशन। लेकिन एक जो और मेन है जो मैट्रिक फोर्स है, मैट्रिक फोर्स में क्या होता है, जो वाटर है सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो कैसे टाइटली हेल्ड है, किसके साथ? सॉइल की मैट्रिक्स के साथ, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक फोर्स। और मैट्रिक फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं बाय द टेंशियोमीटर। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ। इसका राइट आंसर है विटामिन ए। अगर किसी बंदे के विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको डाइट के तौर पे भी गोल्डन राइस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट वाज गिवन बाय। इसका राइट आंसर है बाय द आर्नन एंड स्टाउट। लेकिन जो निकोलस है, निकोलस जिसका जो फुल नेम है वो है डीजे निकोलस, जो डीजे निकोलस है, इन्होंने जो टर्म है वो दी थी फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट की जो टर्म है वो क्वाइन की थी डीजे निकोलस ने। Next step, which of the following elements is not considered as fertilizer nutrient? The right answer is carbon, क्योंकि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये सारे क्या है? बेसिक
एलिमेंट्स हैं इनको हम फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट में कंसिडर नहीं करते, लेकिन जो नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक है ये सभी जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट है उनमें कंसिडर किए जाते हैं। Next, the term evergreen revolution has been given by, the right answer is Dr. M.S. Swaminathan. और जो डॉक्टर V.L. चोपड़ा हैं उनका जो मेनली जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है डेवलपमेंट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट इज द रिले क्रॉपिंग मीन्स। रिले क्रॉपिंग का मीनिंग क्या है? इसका राइट जो आंसर है वो है ग्रोइंग ऑफ 4 क्रॉप्स या 3 क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड in a year in such a manner that the following crop is sown before the harvest of the preceding crop। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें कोई क्रॉप लगानी है, नेक्स्ट सीजन की क्रॉप लगानी है, तो हम उसकी सोइंग कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने राइस लगाया है, राइस अगर मेच्योरिटी टाइम पे आता है या हार्वेस्टिंग से पहले हमें कोई और क्रॉप लगानी है, तो हम उसकी राइस की हार्वेस्टिंग से पहले ही उस क्रॉप को उसके अंदर ब्रॉडकास्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि जो मॉइस्चर है या जितने भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है सॉइल के राइस के फीड में, वो सभी के सभी वो क्रॉप कंज्यूम कर ले जो आने वाली क्रॉप है। तो उस हम प्रोसेस को बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, उस क्रॉपिंग सिस्टम को हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। मतलब एक क्रॉप का जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके साइकिल के कंप्लीट होने से पहले ही उसी फील्ड के अंदर हम वो दूसरी क्रॉप को सोइंग स्टार्ट कर देंगे। ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन जो ट्रिपल क्रॉपिंग है उसमें हम एक ईयर में सेम लैंड पे हम क्या करते हैं, 3 क्रॉप ले सकते हैं, उसको हम ट्रिपल क्रॉपिंग बोलते हैं। गिनिंग परसेंटेज इन कॉटन कैन बी वर्कड आउट बाय द फॉर्मूला। इसका जो राइट आंसर है वो है वेट ऑफ द लीड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सीड कॉटन मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें देखो 2 वर्ड आए हैं, एक आया है कॉटन सीड और दूसरा आया है सीड कॉटन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम बोलते हैं कि कॉटन सीड, तो जैसे आपने सुना होगा बिनोला, ठीक है ना, जिसमें से जितना भी उसके फर वगैरह होते हैं वो निकाल के फिर वो एनिमल्स के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, जो कॉटन सीड होता है। लेकिन जो सीड कॉटन होता है उसमें पूरी की पूरी कपास आती है, ठीक है, जिसमें फाइबर भी होते हैं और जो बीज होता है कॉटन का वो भी इंक्लूड होता है, उसको हम सीड कॉटन बोलते हैं। मींस सीड से कॉटन बनना, जो बिनोले से कपास बनना जो ज्यादा बनती है। लेकिन अगर कॉटन से सीड बना है तो मतलब उसको हम बोलते हैं बिनोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस canker is caused by the pathogen, the right answer is Xanthomonas campestris। इसका जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जैसे रोजेसियस प्लांट्स हैं उनके अंदर एक फायर ब्लाइट डिजीज भी होती है, उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अर्विनिया अमाइलोवोरा। और बाजरा के अंदर जो अर्गट की जो डिजीज आती है वो आती है ड्यू टू क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस की वजह से। नेक्स्ट है एरोइंग इज नोन एज, ऑप्शन ए टिलरिंग ऑफ द सुगर केन, द राइट आंसर इज एमर्जेंस ऑफ द इनफ्लोरेसेंस ऑफ सुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू डेंसिटी, जिसको हम अपेरेंट डेंसिटी भी बोलते हैं, ऑफ मोस्ट मिनरल सॉइल्स इज यूजुअली। द राइट आंसर क्या है उसका? वो है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर हम बात करते हैं बल्क डेंसिटी की, क्योंकि 2 डेंसिटी हैं, एक है ट्रू डेंसिटी, दूसरी है बल्क डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी की वैल्यू है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जो बल्क डेंसिटी है उसकी वैल्यू है 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फोस्फेट कंटेनिंग मिनरल इज द राइट आंसर इज एपेटाइट। जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट किसका मेजर सोर्स है? मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट का। जो मार्बल है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन जो पाइराइट है, पाइराइट मेनली जो आयरन सल्फेट है उसको क्रिएट करने के लिए ही यूज किया जाता है। मेनली इसका क्या है, ये मेजर सोर्स है। Hydraulic conductivity of soil is very low in case of the right answer is alkali type soil। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा जो सैंडी टाइप सॉइल होती है,
जिसमें पोर स्पेस ज्यादा होता है उसकी पाई जाती है। तो अल्कली सॉइल की वजह से जो पोर स्पेस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एग्रीगेट्स होते हैं वो बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं, जितने भी सॉइल पोर होते हैं उन सबको फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उस सॉइल की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है। हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर कैटेगराइज्ड इन इंडिया? इसका राइट आंसर है 15। लेकिन जो अगर बात आए एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की तो वो हैं 20। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं? 20। The panicle initiation stage in rice plants comes when? Panicle initiation stage, इसका राइट आंसर है आफ्टर मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज। ये क्या है? सेकंड स्टेज है। सबसे पहले आती है सीडलिंग स्टेज, उसके बाद आती है टिलरिंग स्टेज, और टिलरिंग स्टेज के बाद जो स्टार्ट होती है वो होती है पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। Recommended seed rate of soybean for 1 hectare in kg, the right answer उसका क्या है? 70 to 80 kg। अगर आती है बात रेनफेड एरिया की या फिर अगर हम लेट सोन क्रॉप लेते हैं, तो लेट सोन के अंदर जितना रिकमेंडेड सीड रेट होता है क्रॉप का, उससे हम ज्यादा सीड रेट वहां पे रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर ड्राई लैंड एरिया है या फिर इन केस लेट हो जाती है उस क्रॉप की सोइंग, तो जो जर्मिनेशन रेट होता है वो उस क्रॉप का कम हो जाता है। इसलिए जो प्लांट की पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए सीड रेट ज्यादा लिया जाता है। द रेंज ऑफ ऑयल कंटेंट इन कॉटन सीड फ्रॉम ऑप्शन ए, राइट जो आंसर है वो है 15 से 25%। दी रेटिंग टेम्परेचर रिकमेंडेड फॉर जूट, जो रेटिंग क्या होती है? रेटिंग में क्या होता है जूट का? जैसे जूट है, जूट को हार्वेस्ट किया, फिर उसकी जो स्टिक होती हैं, जो उसकी डंडियां होती हैं, उनका एक बंडल बना लिया जाता है, और उन बंडल्स को जो एक वाटर का टैंक होता है उनमें डाल दिया जाता है, ताकि जो उसका फाइबर है जो उस स्टेम के साथ अटैच्ड है फाइबर, वो लूज हो जाए, और लूज होने के बाद फिर उस स्टिक से उस फाइबर को सेपरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। तो रेटिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है 34 डिग्री सेल्सियस। मेल स्टेरिलिटी इज कॉमनली यूज्ड टू डेवलप, द राइट आंसर इज हाइब्रिड्स। ठीक है, हाइब्रिड्स को डेवलप करने के लिए हमें मेल जो स्टेरिलिटी होती है उसका यूज करना पड़ता है। लेकिन जो इनब्रीड्स लाइन होती हैं, इनब्रीड्स में क्या होता है, जो होमोजाइगस जो लाइन है वो हमें कम मिलती है थ्रू कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग ऑफ ए क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज। जितनी भी क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज हैं जो हमने सिलेक्ट की हैं, उनकी हम इनब्रीडिंग करते हैं, और फिर हमें एक होमोजाइगस लाइन मिलती है जिसको हम बोलते हैं इनब्रीड। अगर हमें सिंथेटिक वेराइटीज डेवलप करनी है तो उसमें हम करते हैं इंटरक्रॉसिंग ऑफ ए नंबर ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ नॉन सुपीरियर कंबाइनिंग एबिलिटी की, वो हम जो जीनोटाइप्स है वो सिलेक्ट करते हैं, उनकी इंटरक्रॉसिंग से हम जो सिंथेटिक वेराइटीज हैं वो डेवलप करते हैं। सीडलेसनेस इन फ्रूट्स, मतलब आपने जैसे ग्रेप भी खाया होगा, वाटरमेलन भी खाया होगा, तो उनमें आजकल क्या है, सीड नहीं मिलते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका राइट आंसर है पार्थेनोकार्पी। जैसे वाटरमेलन इसका एग्जांपल है, ये केवल प्लांट्स के अंदर मिलता है। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं तो आपने एक जो अनदर टर्म है वो पार्थेनोजेनेसिस भी सुना होगा, तो ये लोअर प्लांट्स में पार्थेनोजेनेसिस इसको बोला जाता है, और जो इन वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस में क्या है, जो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन सीड की फॉर्मेशन होगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है रोज का और ऑरेंजेस का। न्यूट्रिएंट यूजफुल फॉर द ट्रांसफर ऑफ शुगर इन प्लांट्स, इसका राइट आंसर है पोटासियम। तो बच्चे इस पे ध्यान दें, कहीं जगह फोस्फोरस भी लिखा हुआ है तो वहां पे कंफ्यूज ना हो। इसके ऊपर जो टिक मार्क आपको करना है तो वो करना है पोटासियम पे। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम जो हेल्प करता है वो करता है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है सेल वाल को, वो कैल्शियम की वजह से मिलता है। जो फोस्फोरस का जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी ट्रांसफर करने का। और इसके अंदर जो मैग्नीशियम है, जो प्लांट के अंदर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट किसमें होती है? ताकि वो हेल्प करे कैप्चर दी सन
energy for growth and production through the photosynthesis process. Which one of the following is a dicot endospermic? ऑप्शन ए कैस्टर, ऑप्शन बी फेनुग्रीक। जो राइट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी। जो कैस्टर और फेनुग्रीक हैं ये दोनों डाइकोट एंडोस्पर्मिक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। और जो बीन है वो मोनोकोट एंडोस्पर्मिक क्रॉप है। Seed drying is essential to maintain its, the right answer is viability and vigor। अगर हमने सीड की जो ड्राइंग है मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट है मेंटेन नहीं किया, अगर ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रखा तो उस सीड की जो वाइबिलिटी है या फिर विगर है या जो जर्मिनेशन परसेंटेज आप बोल सकते हो वो कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर ज्यादा होगी तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है और जितना भी फूड स्टोर होता है सीड के जो एम्ब्रियो है उसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, तो वो सारा का सारा वो क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर उससे जर्मिनेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे उसकी वाइबिलिटी और जो विगर है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सीड की जो ड्राइंग है, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन करना बहुत ही एसेंशियल है। रीजन फॉर सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी के लिए मेन रीजन क्या हो सकता है, इमेच्योर एम्ब्रियो। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वाज डेवलप्ड बाय, द राइट आंसर इज थॉमस फेयरचाइल्ड। और जो मेंडल है वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। कोल जो रूटर है वो है फर्स्ट टू डिटेक्ट द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो सबसे पहले किन्होंने डिटेक्ट की थी, कोल रूटर ने। ठीक है। साइज ऑफ साल्टेशन, साल्टेशन का जो साइज है वो क्या है, 0.1 से लेके 0.5 mm तक। The color of seed lot certificate is, the right answer is orange और green type का। The Bordeaux mixture was first time used for the control of the following, the right answer is downy mildew of grape vines। Which fungicide can be used against downy mildew? The right जो आंसर है वो है both A and B, ऑप्शन सी। मतलब आप अगर फंजीसाइड आपको कंट्रोल, फंजीसाइड से अगर आपको कंट्रोल करना है डाउनी मिल्ड्यू तो आप उसके लिए मैंकोजेब और जो क्लोरोथनील है उसको आप यूज कर सकते हैं और इससे आप जो डाउनी मिल्ड्यू है उस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। Who discovered the downy mildew for the first time in India? The right answer is Butler। Buckeye rot is a disease of the crop. The right answer is water chestnut। Alternate host of black rust is, the right answer is barberry। Causal organism of tea rust, जो टी रस्ट है उसका causal organism क्या है, algae। कर्नल बंट ऑफ व्हीट, जिसकी वजह से फाउल जो स्मेल है वो आती है, और लेकिन वो जो फाउल स्मेल आती है वो किस वोलेटाइल कंपाउंड की वजह से आती है, उसका जो राइट आंसर है वो है ट्राई मिथाइल अमीन। रस्ट फंजाई कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल ऑन वन होस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोसियस। लेकिन अगर डिफरेंट होस्ट पे अपनी वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है वो फंजाई, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसियस। Who is known as father plant pathology in India? The right answer is A. Butler। Father of plant pathology in the world, the right answer is Anton D. Berry। Which mutagens is non-ionizing types? The right answer is ultraviolet rays। ए वायरस फ्री क्लोन फ्रॉम ए वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है और उसमें से हमें एक वायरस फ्री क्लोन अगर सेपरेट करना है तो उससे कौन सी वो प्रोसेस है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं, वो है मेरिस्टम कल्चर। फादर ऑफ जेनेटिक्स, द राइट आंसर इज मेंडल। जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के हैं चार्ल्स डार्विन ने इनके ऊपर काम किया था। जो एक जो टेक्निक है बार्ले के अंदर उसका नाम है बल्बोसम टेक्निक, और ये मेनली व्हीट और बार्ले के अंदर यूज की जाती थी, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर दी डबल हैप्लॉइड्स।
इसमें क्या है, टू प्रोड्यूस डबल हैप्लॉइड व्हीट एंड बार्ली प्लांट्स बाय क्रॉसिंग इट विद टिटिकम एस्टिवम और होर्डियम वल्गेर followed by the elimination of the hordeum bulbosum chromosome from the offspring। फिर हमें डबल जो हैप्लॉइड है वो मिलता था। कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट ब्लिस्टर्स ऑफ क्यूसिफस, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है अल्बुगो कैंडिडा। जो ग्रेप वाइन में डाउनी मिल्ड्यू है उसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला। लेकिन सोरघम के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू होती है उसका राइट जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है स्क्लेरोस्पोरा सोर्गी। लेकिन अगर सीडलिंग के अंदर आपको सॉफ्ट रोट या डैम्पिंग ऑफ दिखाई देती है तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है पाइथियम डेब्रिनम। Which method is used for fixation of heterosis? The right answer is all of these। polyploid भी यूज किया जाता है, asexual reproduction भी और apomixis भी। हेटेरोसिस टर्म जो इंट्रोड्यूस की थी वो बाय दी सल इन 1914 के अंदर। The plant type concept was first introduced by the Jennings in 1964। The last question is aflatoxin, ये मेनली जो टॉक्सिन पाया जाता है किसके अंदर, ग्राउंड नट के अंदर, आर प्रोड्यूस्ड बाय द राइट आंसर इज फंजाई। तो थैंक यू गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।